हाय स्टूडेंट, आर्किड एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमें पिछले क्लासों में हम लोग एनसीईआरटी जो गणित था उसमें हम लोग 15 चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। और उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसका पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं आज हम लोग। तो देखेंगे इधर वास्तविक संख्या में पढ़ना है हम लोग को। पहले देखेंगे यहाँ पर कि संख्या के प्रकार का होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि संख्या के प्रकार का होता है। तो यह ध्यान देना है कि संख्या यहाँ दो प्रकार का होता है। पहला में हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या, और दूसरा हम जानते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, और जो काल्पनिक संख्या जो होता है उसको संख्या रेखा पर हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे कि जो वास्तविक जो संख्या होता है, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। वास्तविक जो संख्या होता है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जैसे में यहाँ पर -3, -2, 3/2, 5, -7, √3 और -√5 इसको दर्शा सकते हैं। जबकि काल्पनिक संख्या को हम लोग संख्या के रूप में उसको दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर रूट में अगर माइनस के साथ रहेगा तो उसको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शाएंगे। इसी को हम लोग कुछ बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। और आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसे वास्तविक संख्या को बांटेंगे दो भाग में। वास्तविक संख्या यहाँ पर देखेंगे कि वास्तविक जो संख्या होता है, वास्तविक संख्या को भी यहाँ पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। और P/Q डज नॉट जीरो होना चाहिए। यानी क्या मतलब हो गया कि अगर हर में कोई भी संख्या हो उसका मान जीरो नहीं होगा, न तो अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर Q का मान अगर जीरो हो जाएगा तो अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देख लेंगे, 2/3 हो गया, 4/7 हो गया और 0 हो गया। ये सब एग्जांपल जो है परिमेय संख्या के उदाहरण हो गया। आगे देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया √2, √3 और √5 ... etc कर सकते हैं यहाँ पर। और भी देखेंगे इधर पे आगे देखेंगे हम लोग कि दशमलव प्रसार में पढ़ते हैं हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि दशमलव प्रसार कहते हैं किसको? तो कहा जाता है कि जिसके दशमलव प्रसार कहते हैं किसको? तो याद रखना है कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत में अगर मान लिया जाए कि ऊपर में अंश है और नीचे में अगर हर है, तो हर में ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे ऊपर में अंश है और नीचे में हर है। तो हर के कंडीशन में अगर ऊपर में अंश कोई भी अंक हो, लेकिन नीचे अगर 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो उसे हम शांत कहेंगे। और अगर इसके अलावा चाहे तो ये अकेले रहेगा या तो ये अकेले रहेगा या दोनों ही साथ में रहेगा, तो उसे हम लोग शांत बोलेंगे। और अगर इसके अलावा इसके साथ में अगर कोई दूसरा कोई इंक्लूड हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि 1/8 है, 1/8 है। अगर इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 के रूप में हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 के रूप में हो जाएगा, इसको हम लोग शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2/3 है, तो 2/3 को लिखेंगे तो 0.666 ... अनंत तक लिखेंगे। और इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0.6 पर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होता है कि उसको हम लोग बार रिपीटेशन वही अंक आएगा, तो हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो जो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर। फिर से रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे देख लेना है, हम कुछ बोले कि अगर मान लिया कि शांत और अशांत पहचानना रहे तो याद रखना है ऊपर में अंश रहेगा, नीचे में हर रहेगा। और हर रहेगा तो इस कंडीशन में ऊपर में कोई अंक रहेगा, नीचे अगर मान लिया जाए कि 2 के पावर m के रूप में रहे या 5 के पावर n के रूप में रहे या 2 के पावर m
गुना 5 के पावर n के रूप में रहे तो उस कंडीशन में हम लोग इसको शांत बोलेंगे। और इसके अलावा कोई दूसरा अंक अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो उस कंडीशन में अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे, अगर चाहे तो इसको भागा करके देखेंगे या तो डायरेक्ट देखेंगे इसको गुणनखंड तोड़ के, तो 8 के होता है, फैक्टर तोड़ेंगे इस कंडीशन में तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा लगाएंगे 4 बार में, दूसरा लगाएंगे 2 बार में, दूसरा लगाएंगे 1 बार में, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 के रूप में। तो देखो यहाँ पर ही 2 के पावर m है तो 2 के पावर 3 के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कुछ हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम लिखेंगे तो नहीं ये 2 के पावर m के रूप में आता है, नहीं 5 के पावर n के रूप में आता है, नहीं दोनों इंक्लूड होता है। यहीं पर ही हर में इस कंडीशन में ही हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और यहाँ एक बात और देखना है, जो रूट 2 अगर रूट में रहे उसका अगर वर्गमूल ना निकले, दशमलव में निकले तो वो हो जाता है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अशांत कुछ हो जाएगा, अनावर्ती। जैसे मान लें रूट 2 का मान निकालते हैं तो 1.414 होता है, और रूट 3 का मान निकालते हैं तो 1.732 होता है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शांत। यहां पर शांत भी देखेंगे कि शांत 2 प्रकार का होता है। शांत यहाँ के प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक होता है भिन्न, होता है, और एक होता है कोची पूर्णांक होता है। एक होता है भिन्न, एक होता है पूर्णांक। भिन्न का मतलब हो गया जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, जैसे 2/3 हो गया, 4/7 हो गया और 1/3 हो गया, डॉट 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 अनंत तक इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक कहते हैं किसको? तो पूर्णांक याद रखना है तो ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को शामिल किया जाता है, उसे हम लोग कुछ बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल में -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर देखेंगे हम लोग माइनस को शामिल किए हैं, 0 को शामिल किए हैं और प्लस को भी शामिल किए हैं, इसीलिए हम लोग पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अगर मिलेगा तो हम लोग कुछ बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पूर्णांक। यहां देखेंगे पूर्णांक यहाँ 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो पहला में देखेंगे यहाँ पर पहला में देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक पहला में होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे उसको एग्जांपल में ले सकते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक करेंगे। फिर उसके बाद शून्य पूर्णांक जो होता है वो स्पेशल एक ही अंक होता है जो 0 को शामिल किया जाता है, याद रखना है। धनात्मक पूर्णांक होता है 1 से लेके 1 2 3, उसको भी अनंत तक हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? तो प्राकृत संख्या कहते हैं जहां से गिनती हम लोग प्रारंभ करते हैं वही संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे, या जहां से वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। प्राकृत संख्या कहेंगे किसको? तो कहेगा किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है या जिस संख्याओं का प्रयोग होता है वह संख्या को कहलाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होगा 1 2 3, क्योंकि कोई भी संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक हम लोग लिखेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट बनता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर इसे कुछ क्वेश्चन बनता है, नोट पॉइंट में देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट में कहा जाता है कि 2 क्रमागत क्या देखेंगे कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? तो जहां से गिनती प्रारंभ होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3
4 5 और 6 डॉट 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 ईटीसी करेंगे। तो कह रहा है पहला पॉइंट में कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो ये हम क्रमागत लिए प्राकृत संख्या। अगर दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटाते हैं तो एक आएगा, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, यहां पर भी एक आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे, यहां पर भी एक आएगा। यानी क्या है मतलब अगर क्रमागत प्राकृत संख्या को अंतर अगर निकालते हैं तो हमेशा कितना मिलेगा, एक मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखेंगे हम लोग कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मासा क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है। तो याद रखना है कि अगर मान लिया कोई भी दो क्रमागत संख्या हम लोग ले सकते हैं, चाहे तो दो हो गया, 3 हो गया, या 3 हो गया, 4 हो गया, और इसका जो मासा निकालेंगे तो हमेशा एक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। और एरा से एक फार्मूला भी बनता है और भी क्वेश्चन बनेगा, एरा से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। तो इसको फार्मूला को याद रखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हूबहू एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हुआ है, याद रखना है। तो याद रखेंगे पहला तीसरा पॉइंट में हम लोग कि प्रथम एन का मतलब हो गया अनंत तक कोई भी संख्या, जैसे मान लें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर हम एन तक बोलेगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई प्राकृत संख्या रहेगा उसको एन तक लिखा गया है, उसको जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम लोग शॉर्ट तरीका से फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी क्या मतलब हो गया कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इस कंडीशन के अनुसार हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर प्रश्न कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो उसी कंडीशन के दौरान ओरे पर बैठाना है हम लोग को कि 1 से 20 तक, 20 तक का मतलब हो गया 20 जो लास्ट अंतिम जो संख्या हो गया उस संख्या को हम लोग एन मानेंगे। क्या मानेंगे, एन मानेंगे। तो यहां पर 1 से 20 तक जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला पर हम लगाएंगे कि प्राकृत संख्या का योगफल होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ पर एन का मान यहाँ मानेंगे हम लोग क्योंकि लास्ट जो संख्या यहाँ लिख रहा है 20 है, तो एन का मान हो जाएगा 20। एन का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जहां जहां एन है बाबू, यहाँ पर जहां जहां एन रखा हुआ है वहां पर एन का मान 20 रखना है। कितना रखना है, 20 रखना है। तो यहाँ रखेंगे एन का मान 20, फिर उसके बाद देखो फिर एन है तो एन की जगह फिर 20 रखे, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 बटा में 2, इसको खत्म कर देंगे, काट देंगे तो 10 बार में कटेगा। और यहाँ 10 इंटू कितना हो गया 11 यानी 21 हो गया, 20 प्लस 1 21, 21 गुना 10 करेंगे बाबू ने 210 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो सब्जेक्टिव में हो बिल्कुल आता है, ध्यान देना इस बात को। आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अगले इसी के आधार पे। याद रखना अगला जो क्वेश्चन बनाया गया है कि 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। पीछे क्वेश्चन पढ़े हम लोग कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है। तो वहां पर जो एन का मान था 20 था, यहाँ पर बोला 50 तक निकालना है। यानी क्या मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक इसको जोड़ना है। जोड़ने इसको अगर हम लोग 12 बार इसे जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इसको शॉर्ट बनाने का फॉर्मूला बताया कि एन इंटू एन प्लस 1/2 कर लेना है, डायरेक्ट 1 से 50 तक योगफल निकल जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो अंतिम जो संख्या होता है यानी 50वां जो संख्या है उसको हम लोग एन मानेंगे। तो यहाँ जो हम लोग मान पुट करेंगे एन का मान 50 हो गया, यहाँ पर भी एन है तो एन का मान 50 हो गया, प्लस 1 है तो 50 और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 50 प्लस 1, यानी क्या मतलब हो गया कि 50 यहाँ पर हो गया 50 प्लस 51, 50 एक 51 बटा में 2, इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा, दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा 1275। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, तो याद रखना है पीछे क्लास में बताया तुम लोग को
कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हम बताए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे, या जहां से कोई वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं प्राकृत संख्या कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, तो कहा जाता है बाबू इसमें कि समुच्च की संख्या, यानी क्या, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। कौन संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। फिर से पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, तो याद रखना है प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। और याद रखना है इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। कोई सूचित करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू से सूचित करेंगे। जैसे में देख लेंगे यहाँ पर प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिए, पूर्ण संख्या का निर्माण हो गया। अब इससे कुछ कुछ पॉइंट बनता है, पॉइंट यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ कुछ पॉइंट बनता है जो, तो इधर देख लेंगे। कहा जाता है इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, जीरो होता है। और सबसे पूर्ण संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो अनंत होता है। ये पॉइंट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझिए। फिर से देखेंगे यहाँ पर कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होता है, जीरो होता है, और सबसे बड़ा संख्या कुछ होगा, अनंत होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहेंगे किसको, पीछे इसके बारे में हम चर्चा किए। पूर्णांक संख्या कहेंगे किसको, तो याद रखना यहाँ पे कहता है पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहेंगे किसको, तो पूर्ण संख्या में हम बताए थे तुम लोग को कि अगर प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाता है, किसको शामिल कर लिया जाता है, जीरो को, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। और कहा जाता है इसमें कि पूर्ण संख्या के समूच में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या की प्राप्ति होता है। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या में हम लोग अगर -1, -2, -3 इस कंडीशन में अगर शामिल करते हैं तो हम लोग को कौन सा संख्या प्राप्त होगा बाबू, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। कौन संख्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या। और इसी को हम बताए थे कि पूर्णांक संख्या और भी शॉर्ट तरीका में याद रखना है, शॉर्ट तरीका में तो याद रखना है कि पूर्णांक संख्या कहेंगे किसको, तब पूर्णांक संख्या में याद रखना है तुम लोग को कि पूर्णांक संख्या में ध्यान देना है, पूर्णांक संख्या में अगर हम लोग धनात्मक को शामिल करेंगे, धनात्मक को, और प्लस में जीरो को, अब प्लस में किसको शामिल करेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक मानों को अगर शामिल कर लेते हैं उसे भी हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो और आगे देखेंगे। और इसी को हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं, पूर्णांक संख्या को आई या जेड से सूचित करते हैं छोटू। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख ले यहाँ पर ही -3, -2, -1, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर की और भी डॉट डॉट हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि सभी प्राकृत संख्या, ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर बच्चा लोग फंसता है बहुत ज्यादा मात्रा में। कहता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यस या नो का जवाब देना है। तो यहाँ पर बोला है इसका आंसर जो होगा हाँ होगा। अब कैसे होगा जो हम व्याख्या करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर बोला है कि सभी प्राकृत संख्या कौन संख्या है, पूर्ण संख्या। तो पहले पूर्ण संख्या को देखेंगे कि कहां से स्टार्ट होता है, तो हम लोग पूर्ण संख्या जानते हैं यहाँ पर बाबू, यहाँ पर कि पूर्ण जो संख्या होता है, पूर्ण संख्या में शामिल होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तो बोला है कि सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जहां से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं। गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं, तो गिनती हम लोग 1 से प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ प्रश्न को लिखा रहा है कि सभी प्राकृत संख्या यहां से 1 से स्टार्ट होता है डॉट 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 अनंत तक। तो कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में 0 को शामिल करते हैं, प्राकृत संख्या रहेगा और उसमें 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। यानी क्या मतलब सभी प्राकृत जो संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी क्या मतलब इसका जो आंसर होगा हाँ होगा। और भी देखेंगे ऐसा ऐसा पॉइंट बहुत मिलेगा हम लोग को। आगे देखेंगे, कह रहा है इसमें यस या नो का जवाब देना है। कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो हम लोग अभी पीछे क्लास में पढ़े कि पूर्ण जो संख्या होता है प्राकृत संख्या में 0 को शामिल किया जाता है, और इसमें बोल दिया है, उल्टा बोल दिया है कि क्या सभी पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या होता है, जबकि प्राकृत संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन बनाया गया है यानी क्या इसका जो आंसर होगा कुछ होगा नहीं होगा। उसके बाद उसी तरह से अगला भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला कह रहा है कि क्या सभी जो पूर्णांक संख्या है प्राकृत संख्या है? तो हम अभी बताए कि पूर्णांक संख्या जो होता है उसमें ऋणात्मक मानों को, शून्य मानों को और धनात्मक मानों को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि प्राकृत संख्या में सिर्फ धनात्मक मान शामिल होता है, न ऋणात्मक मान होता है और न ही शून्य होता है। इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, यानी क्या मतलब हो गया कि इसमें भी आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। समझा कि नहीं? आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या, अगला पॉइंट कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण जो संख्या स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और पूर्णांक संख्या जो होता है -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पर इसे यहां से 0 से अनंत अगर हम ले जाएंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और कह रहा है इसमें प्रश्न में क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो हाँ, सभी जो पूर्ण संख्या होता है बाबू वो पूर्णांक संख्या हो सकता है। और अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो याद रखना है हम लोग को कि अगर प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं 0, अगर प्राकृत संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या का प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्या जो होता है पूर्णांक संख्या है। समझा कि नहीं? तो इसी तरह से हम लोग 12 बार इसको अध्ययन करेंगे। और देखेंगे हम लोग सम संख्या कहते हैं किसको? तो ये तो बचपन में ही पढ़ा होगा छोटू तुम लोग कि सम संख्या कहते हैं किसको। तो कहा जाता है कि सम संख्या कहते हैं किसको? तो कहते हैं वैसी संख्या जिसे हम लोग 2 से अगर भागा देते हैं तो पूर्ण रूप से वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। वैसी संख्या जिसमें 2 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो पूरा वो भाग लग जाता है। वैसी संख्या को हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे यहां पर हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। यहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो डायरेक्ट ही एग्जाम में आता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है छोटू यहां पर कि सबसे देखो 2 से स्टार्ट होता है और डॉट 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 कहां तक ले जाते हैं? अनंत तक ले जाते हैं हम लोग सम संख्या को। तो यहां पर ध्यान देना है पॉइंट में कि सबसे छोटा सम संख्या कितना होता है? तो स्टार्ट होता है 2 से, तो छोटा सम संख्या कितना होगा? 2 होगा। अगला पॉइंट बनता है वो भी इंपॉर्टेंट भी है। अगला देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है दूसरा कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है? तो बाबू यहां पर ध्यान देंगे हम लोग कि सम संख्या का एग्जांपल होता है 2, 4, 6, और डॉट 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 अनंत होता है। कहां तक होता है? अनंत तक होता है। तो यहां बोला है कि दो क्रमागत मतलब होता है लगातार। क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार संख्या। तो लगातार संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 अनंत तक हो गया। तो बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है? दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होगा? तो सभी में अगर घटाएंगे तो दोनों में कितना कितना का अंतर आएगा? 2 2 का। सभी में चाहे तो कोई भी सम संख्या लेंगे क्रमागत होना चाहिए, हमेशा उसका अंतर कितना का होगा? 2 का ही अंतर होगा। तो यहाँ पे अंतर 2 का होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहां पर देखेंगे अगला करा कि प्रथम n सम संख्या का योगफल क्या होता है? प्रथम n सम संख्या का योगफल क्या होता है? तो होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो उसके लिए इस पे हम एक प्रश्न बना लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेंगे यहाँ पर। तो कहा जाता है इसमें कि प्रथम 20 संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। और यहां पर जो कह रहा है कि प्रथम
प्रथम यानी 1 से लेके कहां तक 20 तक 20 सम संख्याओं तक हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला पर यूज करेंगे, n का मान यहां हो जाएगा 20, n का मान कितना हो जाएगा 20, जहां जहां n रहेगा बाबू वहां पर 20 पुट करना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि n इंटू n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे n का मान 20 और इंटू 20 प्लस 1 और हो जाएगा कितना 20 एक कितना हो जाएगा 21, पुनः कर देंगे 21 दूनी 42 यानी हो जाएगा 420। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो याद रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला होता है। और उसके बाद एक और प्रश्न देख लेंगे हम लोग कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम 10 सम संख्याओं माने कहे का मतलब हो गया कि 2, 4, 6, 8, डॉट 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 10 तक इस संख्या इस तरह के लिखेंगे हम लोग और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, फार्मूला यही वाला सेम लिखना है n इंटू n प्लस 1। तो होता है यहाँ पर कि n का मान है यहाँ पर 10, तो 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 10 1 11, 10 गुना 11 करेंगे, हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 110। आज के लिए इतना ही और अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।